हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो डिस्कस करेंगे आज क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसी का एक टॉपिक जिसको कंटिन्यू करेंगे विच इज़ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ बेसिक टर्म्स लाइक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, और कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। और फाइनली मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस किया था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और कैसे हम न्यूमेरिकल्स में मोलर कंडक्टिविटी को, रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डाइल्यूशन से, अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। अभी बताऊंगा डाइल्यूशन क्या होता है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार कुछ बेसिक चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में पढ़ा था। जैसे आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है विच इज आर, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है हमारा। दिस इज रेजिस्टेंस, जहां पे हमारा ये जो रो होता है ये हमारा क्या होता है, रो इज रेजिस्टिविटी। ये रो हमारा रेजिस्टिविटी होता है, एल हमारा लेंथ होता है, ए हमारा एरिया होता है जो भी कंडक्टर है, आर उसका रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग द इनवर्स और यू कैन से इफ आई एम टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो मेरी इक्वेशन 1 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं दोनों साइड, तो देखिए क्या हो जाएगा, आर का तो आपका 1/r हो जाएगा। सो आर का क्या हो जाएगा, 1/r। रो का रेसिप्रोकल 1/रो हो जाएगा। एल अपॉन ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल हो जाएगा। अब देखिए 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, अगर मैं रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, कंडक्टेंस मिल जाता है, जिसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, के से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो मेरा कप्पा होता है। कप्पा मतलब जो हमारा एक ग्रीक सिंबल होता है। तो कंडक्टिविटी को हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं या बोल सकते हो के से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा यहाँ पे ए अपॉन एल है। आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने एक सेल कांस्टेंट, एक टर्म डिस्कस की थी, एक टर्म डिफाइन की थी, सेल कांस्टेंट विच इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया। तो एल अपॉन ए को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए अपॉन एल है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको 1/g* लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/g* आ जाएगा। इसी इक्वेशन को अगर मैं अरेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो इस टाइप से आप कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हो, बस आपको ये बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। देखिए उसके बाद, तो हाँ, अगर हम यहाँ से कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट सॉल्यूशन। तो अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लेता हूं, देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं एक सॉल्यूशन लेता हूं, जैसे ये मेरा एक कंडक्टिविटी सेल हो गया, यहाँ मेरे 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए। आपको पता है हम 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं जिन पे प्लेटिनम की कोटिंग होती है। ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है, लेट अस टेक द एरिया ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेके चल रहा हूं। एंड लेट द सेपरेशन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो सेपरेशन है जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी मैं 1 सेंटीमीटर लेके चलता हूं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम हो गया बेसिकली वो आपका कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो अब मैं यहाँ जो भी इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, वो कितना है उसका वॉल्यूम, वो आपका यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने NaCl ले लिया वाटर में, सो व्हाट यू हैव टेक, आपने NaCl ले लिया एक्वस में, तो आपका NaCl इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो अगर आप यहाँ पे NaCl को लेते हो तो उसका जो 1 यूनिट वॉल्यूम होगा, उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, ये हमारा कंडक्टेंस होता है किसका, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके चलता हूं, तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा, मतलब अब आपने यहाँ पे ये जो यूनिट वॉल्यूम लिया है सॉल्यूशन का, इसकी वजह से जो आयंस का फ्लो होगा। अब देखिए कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, आयंस का कितनी आसानी से, द ईज विद विच आयंस कैन फ्लो,
कितनी इजीली हमारे आयंस फ्लो कर पा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूँ, मतलब एरिया मैंने इलेक्ट्रोड का 1 ले लिया, लेंथ मैंने 1 ले ली, तो अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा उसका यूनिट वॉल्यूम होगा, 1 वॉल्यूम होगा। तो इस यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। आई थिंक आपको कंडक्टिविटी समझ आ गई होगी। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से जो आपका रजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है हमारा, रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूं, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, जो हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंडक्टिविटी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विच इज कप्पा, ग्रीक सिंबल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट बेसिकली इज मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी को मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए नाम से पता लग रहा है, मोलर कंडक्टिविटी से ठीक रहेगा मोलर कंडक्टेंस। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा मोलर कंडक्टेंस को। ठीक है, सो बेसिकली मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। ठीक है, ये जो स्मॉल एम है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिख रखा है, ये हमारा मोलर को दिखा रहा है, और ये जो लैम्डा सिंबल है ये हमारा कंडक्टेंस को दिखा रहा है। सो मोलर कंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय जो भी हमारी कंसंट्रेशन है। तो देखिए मान के चलिए अगेन मैंने यहाँ पे एक कंडक्टिंग सेल ले लिया, कंडक्टिविटी सेल ले लिया, और यहाँ अगेन मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। तो देखिए ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक तो ये मेरा इलेक्ट्रोड हो गया, और एक मेरा, मैं थोड़ा सा इसका बड़ा साइज बना देता हूँ, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया मेरा यहाँ पे, और एक मेरा यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। सो 2 इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने अगेन प्लेटिनम के। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है बेसिकली वो हमारा ए है। ए इज द एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया हमारा क्या हो गया, ए हो गया। और हम मान के चलते हैं इन दोनों के जो बीच की सेपरेशन है, जो स्मॉल एल है, वो यहाँ पे हमारी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो द सेपरेशन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज ए। तो एरिया हमारा ए है, सेपरेशन हमारी 1 सेंटीमीटर है। अब मान के चलिए इसमें मैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहा हूं उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है। मान के चलिए आपने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया, इस तरीके से आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया जो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में है। ठीक है, सो ये जो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है, ध्यान से समझना, मान के चलिए इसका जो वॉल्यूम है वो V है। लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो मैंने फिल कर रखा है इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इसका वॉल्यूम क्या है, V वॉल्यूम है। और इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे मान के चलिए हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल कंसंट्रेशन है। कितनी है, 1 मोल। मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए तो यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल। मान के चलिए आप 1 मोल NaCl ले लेते हो, या 1 मोल आप NaOH ले लेते हो, या 1 मोल KCl ले लेते हो। सो वट एवर भी द इलेक्ट्रोलाइट, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, लेकिन आपने इस V वॉल्यूम में उसकी कंसंट्रेशन को कितना ले लिया, V वॉल्यूम में उसकी कंसंट्रेशन आपने 1 मोल ले ली। 1 मोल मीन 6.022 इंटू 10⁻23। इतने हमारे इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी है। ठीक है, तो यहां पे इसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा, द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, इलेक्ट्रोड्स का एरिया कुछ भी हमारा ए है, लेकिन इनके बीच के लेंथ को मैंने 1 ले लिया, और यहाँ पे हमारा एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V है। अब ये वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, ये वॉल्यूम 1 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, 3 लीटर भी हो सकता है, वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, लेकिन उस वॉल्यूम में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन हमने फिक्स कर दी कि वो जो कंसंट्रेशन है वो हमारी 1 मोलर कंसंट्रेशन है। समझ आया? तो देखिए अब एक चीज समझना, यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी K होती है। ठीक है, 1 यूनिट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी K होती है, और यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है जिसका वॉल्यूम V है, तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो गई, K इंटू V हो गई। समझ आया? मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं यूनिट वॉल्यूम ले लिया आपने, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे कंडक्टिविटी किसके ले रहे हैं हम, V वॉल्यूम की ले रहे हैं, तो यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी K हो गई, कंडक्टेंस K हो गई, तो पूरे वॉल्यूम की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी,
K टाइम्स V हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस is basically the conductance produced by 1 mole electrolyte। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। चाहे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना भी हो, whatever be the volume of the solution which is keep between these two electrodes, which is filled between these two electrodes, the concentration of the electrolyte should be 1 molar, not more than 1 molar, not less than 1 molar। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, तभी इसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा वही हमारा मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। अब देखिए, अब मोलर कंडक्टेंस सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आप KCl लोगे तो उसका अलग मोलर कंडक्टेंस होगा, NaCl लोगे तो उसका अलग मोलर कंडक्टेंस होगा। क्योंकि अगर NaCl डिसोशिएट होता है तो आपको पता है NaCl डिसोशिएट होके में क्या देगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव देगा। तो देखिए, अगर हमारा NaCl अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं तो वो डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव। अगर HCl डिसोशिएट होगा तो H प्लस और Cl नेगेटिव देगा। अगर कैल्शियम क्लोराइड डिसोशिएट होगा तो Ca2 प्लस देगा, और यहाँ पे Cl नेगेटिव देगा, 2Cl नेगेटिव। तो कैल्शियम का जो आयन का साइज होता है, सोडियम के आयन का साइज होता है, हाइड्रोजन के जो आयन का साइज होता है, इन सबका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। अब साइज डिफरेंट होता है तो इसकी वजह से इनकी जो स्पीड होती है आयंस की मूवमेंट की, वो भी हमारी डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब 1 मोलर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो 1 मोल अगर मैं कंसेंट्रेशन लेता हूं उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसी को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। और हर इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस इन विच द इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और देखिए, दूसरी तरीके से भी हम इसको डिफाइन करते हैं मोलर कंडक्टेंस को। हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा m, इसको हम कैसे भी लिखते हैं, पिछली वीडियो में जो मैंने डिफाइन करा था, इट इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस इक्वल टू, कंडक्टिविटी अपॉन में जो भी हमारी कंसंट्रेशन है, जो भी हमारी कंसंट्रेशन C है। अब ये कैसे आया, देखिए, लैम्डा m मैंने आपको अभी पीछे बताया था, ये हमारा क्या होता है, K इंटू कंडक्टिविटी इंटू जो भी वॉल्यूम होता है, जितना वॉल्यूम में 1 मोल हमारा पड़ा हुआ है, यही तो वो वॉल्यूम था जिसमें हमारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा मोलर वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मैं क्या कह सकता हूँ, मोलर वॉल्यूम कह सकता हूँ। मोलर वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। सो मोलर वॉल्यूम को हम डिफाइन क्या करते हैं, वो वॉल्यूम जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड V अपॉन N। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, V बाय N का रेशियो होता है, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो 1 मोल में अगर V वॉल्यूम है तो उसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप N को 1 मोल लेते हो तो 1 मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो Vm हमारा V अपॉन N होता है। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ, K इंटू, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन N बाई V लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि हमारा जो Vm होता है वो V अपॉन N होता है। अगर मैं 1 अपॉन N अपॉन V लिखूंगा तो उल्टा होके वापस ये V अपॉन N दे देगा, ठीक है। और आप देख सकते हो जो हमारा मोलरिटी होता है या कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन को ही मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोल्स पर लीटर। और तो ये N हमारा मोल्स हो गया, V हमारा वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, तो N अपॉन V हमारा क्या होता है, मोलरिटी या कंसंट्रेशन से बोल सकते हो। तो देखिए, ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सो जो मोलर कंडक्टेंस है, इट इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि मोलरिटी होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप कोई भी यूज कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, जो आपका मोलर कंडक्टेंस है, इट इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। ये जो C आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, या फिर आप इसको मोलरिटी बोल सकते हो। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर, 1 लीटर में जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिस्कशन था। चलिए अब हम देखते हैं कि डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। तो देखिए, अब हमारा टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, इसको समझने से पहले ना, पहले एक टर्म समझिए, डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने क्या ले रखा है, NaCl का सॉल्यूशन ले रखा है। तो यहाँ पे आपने नमक का सॉल्यूशन ले रखा है NaCl का, और स्टार्टिंग में मान के चलिए
1 लीटर सॉल्यूशन है। कितना लीटर सॉल्यूशन है? 1 लीटर सॉल्यूशन है। और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने यहाँ पे 200 ग्राम NaCl को ले रखा है। 200 ग्राम NaCl को आपने डिसॉल्व कर रखा है। समझ आया? कितना ले रखा है यहाँ पे आपने? यू हैव डिसॉल्व्ड 200 ग्राम, 200 ग्राम NaCl को आपने यहाँ पे डिसॉल्व कर रखा है। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप यहाँ पे और सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे आप और पानी को ऐड कर रहे हो। तो जब आप यहाँ पे पानी ऐड करोगे तो क्या होगा? इसके जो मोल्स हैं NaCl के वो कम होते जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि पहले 1 लीटर में 200 ग्राम प्रेजेंट थे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। 1 लीटर से कितना हुआ? 1.5 लीटर हुआ। 1.5 लीटर में भी कितने इसके? 200 ग्राम है। तो कहने की बात क्या है कि जब भी हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो उसे हम डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कम करना। ठीक है, पहले मेरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, लेकिन अगर मैं उसमें लगातार वाटर ऐड कर रहा हूं या जो भी सॉल्वेंट है उसको ऐड कर रहा हूं, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन मतलब जहां पे सॉल्यूट की हम अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है उसको लगातार कम करते जा रहे हैं और सॉल्वेंट की अमाउंट को या कंसंट्रेशन को मैं लगातार बढ़ाता जा रहा हूं। तो डाइल्यूशन का मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली एडिंग सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, बेसिकली हमारे पास दो टाइप के वो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इन टर्म्स को समझना है आपको। तो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हमारे पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हमारा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन में। जो क्या हो जाता है? विच कंप्लीटली डिसोशिएट, जो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाता है, पूरी तरीके से आयंस में टूट जाता है, जिसका 100% डिसोशिएशन होता है। 100 मीन्स अराउंड 99.9%। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया Na+। ठीक है, मैंने किसका एग्जाम्पल ले लिया? Na+ का ले लिया, सोडियम क्लोराइड का ले लिया। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को डिसोशिएट मतलब वाटर में डालोगे, एक्वा सॉल्यूशन लोगे, तो वो आयंस में टूटेगा, किसमें? Na+ में और Cl नेगेटिव में। तो अगर आप 1 मोल NaCl लेते हो, अगर आप 1 मोल NaCl लेते हो, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na। तो अगर आप इतने Na लेते हो, 1 मोल Na लेते हो, तो जब इसके आयंस बनेंगे तो इसके आयंस भी कितने बनेंगे? इतने ही बनेंगे। तो Na पॉजिटिव भी कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 और Cl नेगेटिव जो होंगे वो भी इतने होंगे। कहने की बात क्या है कि यहाँ पे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा ये, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl हो गया आपका, HCl हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, आपका KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट हो गया, K2SO4 हो गया आपका, CaCl2 हो गया। तो ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो होता है दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को। आपको नाम से पता लग गया होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, जो पार्शली डिसोशिएट होता है। ठीक है, विच डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होता। जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, एसिटिक एसिड इज CH3COOH। तो अगर मैं एसिटिक एसिड को एक्वस में लेता हूँ, वाटर में लेता हूँ, तो देखिए इसको हम इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ये आपका किस में डिसोशिएट होगा? CH3COO नेगेटिव और प्लस आपका H पॉजिटिव में। लेकिन अगर एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मान के चलिए मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल ले लिए, तो इसके 10 मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। मान के चलिए 10 मॉलिक्यूल से बस ओनली 6 डिसोशिएट हुए यहाँ पे। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। अगर मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए तो 10 में से बस 6 डिसोशिएट हुए, बाकी 4 नहीं हुए। तो विच पार्शियली डिसोशिएट, अभी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे कि वो कितना डिसोशिएट होता है, और उस चीज को कि कितना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है, उस टर्म को समझाने के लिए हम एक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड, एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हमें क्या बताती है कि वो कितना डिसोशिएट हो रहा है, और इस डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अगर मेरा अल्फा 1 है इसका मतलब वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। अगर मेरा अल्फा 0.5 है इसका मतलब वो 50% डिसोशिएट होता है। सो अल्फा बेसिकली टेल्स अस द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हर वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होती है। ठीक है, तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बता दिया क्या होता है, मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट बता दिया। चलिए डाइल्यूशन से देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा
कि डाइल्यूशन से क्या हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो क्या डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी? तो जी हमारा आंसर है बिल्कुल होगी। तो देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। तो सबसे पहले मैं देखता हूं डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए पहली चीज तो कि अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो मोलर कंडक्टिविटी जो मेरी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम, ये मेरी इंक्रीज होगी। लैम्डा एम इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। रीजन बताऊंगा मैं अभी आपको। सो जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूशन के साथ सॉल्वेंट को ऐड करने के साथ जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है। अब देखिए क्यों इंक्रीज होती है, इसलिए होती है कि आप बोलोगे, चलो सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ले रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या ले लिया, मान के चलो मैंने NaCl ले लिया। सो आई हैव टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl। तो मेरे पास जो NaCl है वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, अब देखिए जो NaCl डिसोशिएट होता है तो आपको पता है ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है Na प्लस में और Cl नेगेटिव में। लेकिन डिसोशिएट होने के बाद भी क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, आयनिक अट्रैक्शन रहता है। Na पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक आयनिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो आयंस है ये प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते हैं, तो कंडक्टेंस कम होता है। लेकिन अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड करता हूं। डाइल्यूशन का मतलब ध्यान से ये समझना कि डाइल्यूशन में ऐसा नहीं होता कि मैं बाहर से आयन ऐड कर रहा हूं जिससे कंडक्टिविटी बढ़ रही है। बाहर से मैं कोई आयन ऐड नहीं कर रहा हूं। डाइल्यूशन का मतलब है हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बेशक हमारे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, लेकिन तब भी इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूशन करता हूं तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, मैं यहाँ पे वाटर को ऐड करूंगा। तो डाइल्यूशन से यहाँ पे मैं H2O को ऐड करूंगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करूंगा। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या काम करेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करेंगे। जितने ज्यादा मैं यहाँ पे वाटर को डालूंगा, जितना ज्यादा मैं डाइल्यूशन करूंगा, उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के जो बीच का स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन की वजह से जो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाती है। और स्पेसिंग बढ़ने से क्या होता है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है। और वो फोर्स वीक होने की वजह से क्या होता है कि ये इजीली मूव कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन से क्या होता है, जो आयंस होता है उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाती है, जिससे ये आसानी से मूव कर पाते हैं। और आयंस के मूव करने को तो कंडक्टेंस कहते हैं, जितने आसानी से मूव करेंगे उतना अच्छा यहाँ पे कंडक्टेंस होगा। तो डाइल्यूशन से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये कि कितना इंक्रीज होता है, किस रेट से इंक्रीज होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होती है, और वो जो हमारी रिलेशन होती है मैं आपको बता देता हूं। द रिलेशन इज दिस, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। तो ये मेरे पास एक रिलेशन होती है, एक इक्वेशन होती है जो हमारी डिपेंडेंस बताती है कंसंट्रेशन की मोलर कंडक्टिविटी पे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमारी ये इक्वेशन बताती है। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ग्राफ। और वो मैं आपको ग्राफ अब दिखाना चाहता हूं कि वो ग्राफ किस टाइप का बनता है, आप देख सकते हो। सो दिस इज द ग्राफ। तो ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सिस पे। अब देखिए मेरी जो इक्वेशन थी मैंने क्या लिखी थी, आप देख सकते हो। द इक्वेशन इज बेसिकली, एक मिनट में कलर को चेंज कर देता हूं। तो देखिए इक्वेशन क्या थी, जो लैम्डा एम होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम। अब ये लैम्डा नॉट एम बताऊंगा मैं क्या होता है, लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट कंसंट्रेशन। तो देखिए ये रिलेशन मैंने लिखी थी। अब इसका जो ग्राफ होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है आप एक ग्राफ देख सकते हो KCl के लिए, क्योंकि KCl जो हमारा होता है पोटेशियम क्लोराइड, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो आपको पता है कि ये मेरा y का काम करता है, ठीक है, और ये मेरा इंटरसेप्ट का काम करता है, प्लस ये m का स्लोप का और ये x का। तो आप देख सकते हो x एक्सिस पे क्या होगा, रूट सी होगा, तो x एक्सिस पे मेरा रूट सी है, c की पावर हाफ, a हमारा क्या हो गया, इस ग्राफ का स्लोप हो गया, नेगेटिव स्लोप है तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ आ रहा है, पहले बता चुका हूं मैं आपको। और a हमारे यहाँ पे स्लोप हो गया, माइनस साइन शो कर रहा है कि स्लोप हमारा डिक्रीजिंग है, और ये मेरा इंटरसेप्ट होता है, c हमारा क्या इंटरसेप्ट, विच इज लैम्डा m नॉट। तो ये मेरा इंटरसेप्ट होता है, आप देख सकते हो दिस इज द इंटरसेप्ट, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, दिस इज अवर लैम्डा नॉट m, ठीक है। अब देखिए, अब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप डाइल्यूशन करते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हो, मान के चलो आप, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप डाइल्यूशन कर रहे हो और लगातार आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, तो डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है, लगातार आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, पानी को ऐड कर रहे हो, तो वहां पे हमारे जो मोल्स हैं वो लगातार डिसोशिएट होते जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि जब आप यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हो तो यहाँ आप कंसंट्रेशन लगातार क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, किसकी, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, आप बोल सकते हो ना, क्योंकि पहले हमारे ये लगा लो 3 लीटर में 1 मोल पड़े हुए थे, अब आप पानी ऐड कर रहे हो तो 4 लीटर में 1 मोल है, रहेंगे 1 मोल ही, लेकिन वो आपके उनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोल रहेगी। लेकिन अगर मैं रिलेटिव देखूं कि भाई पहले 3 लीटर में 1 मोल थे, फिर आपने सॉल्वेंट को ऐड करा डाइल्यूट करने के लिए, 4 लीटर में 1 मोल है, फिर और पानी ऐड किया 5 लीटर में 1 मोल है, तो इस तरीके से अगर आप रिलेटिवली देखते हो तो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो स्पेस है वो आपका बढ़ता जाएगा, जिससे उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहेगी, अट्रैक्शन नहीं रहेगी, और वो वहां पे इजिली फ्लो कर पाएंगे, बहुत आसानी से फ्लो कर पाएंगे, तो कंडक्टेंस आपका बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अब मान के चलिए आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आपने बहुत सारा सॉल्वेंट मिला दिया, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर देते हो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होता है, जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो इतनी ज्यादा हो गई कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक अट्रैक्शन नहीं रहा उनके बीच में। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन थी वो आपने खत्म कर दी, क्योंकि आप यहाँ पे डाइल्यूशन करते जा रहे हो, कितना करते जा रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया आपने, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उस टाइम जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक वर्ड आप ध्यान से समझना, मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज करा है, क्या यूज करा है मैंने यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करा है लिमिटिंग। सो बेसिकली अवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग मतलब जब मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, जब मैंने बहुत सारा सॉल्वेंट ऐड कर दिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच में इतना स्पेस हो गया कि अब वो फ्रीली घूम रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है साइड में कोई Cl नेगेटिव है या नहीं है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो आयंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर आयंस प्रेजेंट अराउंड देम, ठीक है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके अराउंड कोई आयंस है या नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। और उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मेरा कंडक्टेंस होता है, आपको पता है वो बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और वो मैं ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो बेसिकली मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बहुत ईजी टॉपिक है, थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सोचोगे तो ये बहुत आसान है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। सो बेसिकली इस टाइप से ये मेरे पास ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में रूट सी है, कंसंट्रेशन की पावर हाफ, वाई एक्सिस पे मेरी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका ग्राफ इस टाइप से आ रहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, जैसे मेरा KCl हो गया। सो दिस इज द ग्राफ फॉर KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब आप इस ग्राफ को अगर एक्स्ट्रापोलेट करोगे, एक्स्ट्रापोलेट मतलब पीछे की तरफ बढ़ाओगे, तो अगर आप इस ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो देखिए ऐसे अगर आप यहाँ पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपको क्या देगा, इस स्लोप का मतलब इस ग्राफ का इंटरसेप्ट देगा। मैंने आपको बताया था ना कौन सी इक्वेशन थी, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस का a अंडर रूट c, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होता है वो आपका क्या होता है, लैम्डा नॉट m होता है।
तो ये जो मेरा, अगर मैं इस ग्राफ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो एक्स्ट्रापोलेशन से, ठीक है, एक्स्ट्रा प्लॉट करने से, पीछे की तरफ बढ़ाने से मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये मिल जाएगा, और ये मेरा क्या दे देगा मुझे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे देगा। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारी कंडक्टिविटी होती है उसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो द कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो जब मेरा डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा नॉट एम। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके लिए था, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखिए ये जो लैम्डा नॉट एम है इसको हम इजिली एक तरीके से और निकाल सकते हैं, और वो मेरा जो तरीका है वो किसने दिया था, कोलरोश ने दिया था। चलिए अब हम देखते हैं, कोलरोश हमारा एक साइंटिस्ट था जो केमिस्ट था, उन्होंने एक अपना लॉ दिया था, एक अपना नियम दिया था जिसे हम कोलरोश लॉ बोलते हैं। तो कोलरोश लॉ से भी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो मैं यहाँ पे ग्राफ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ग्राफ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट में मैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और उस ग्राफ को मैं पीछे की तरफ प्लॉट कर दूंगा, एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूंगा, और पीछे वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो मेरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे देगा। लेकिन कोलरेश हमारा एक साइंटिस्ट था, कोलरेश ने अपना एक लॉ दिया था, और उस कोलरेश लॉ को भी यूज करके हम इजिली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, मेनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। देखिए अब कोलरेश का लॉ क्या बोलता है, एक बार मैं आपको उसकी डेफिनेशन दिखा देता हूं। सो बेसिकली दिस इज अवर कोलरेश लॉ। तो देखिए हमारा जो कोलरेश लॉ होता है वो क्या बोलता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए वो कह रहा है, जो कोलरोश है उसने अपना जो लॉ दिया था उसमें क्या बोला था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज लैम्डा नॉट एम। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम इन कंट्रीब्यूशन, मतलब उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन। तो हम एनायन और कैटायन दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे को पता है ये आपको क्लियर नहीं हुआ है, चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये बहुत इजी है। क्या कह रहा है इसको बताता हूं मैं आपको। देखिए सो बेसिकली कोलरोश क्या बोलता है कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, देखिए अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन से क्या होता है, जैसे ये मेरा Na पॉजिटिव हो गया, ये मेरा Cl नेगेटिव हो गया, जब मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करूंगा तो इनके बीच में इतनी ज्यादा स्पेसिंग हो जाएगी कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दोनों आयन इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलाइट। तो पूरे सॉल्यूशन में ये दोनों आयन कैसे मूव करेंगे, इंडिपेंडेंट माइग्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। Na पॉजिटिव के आसपास जो भी आयन्स है इससे उसका कोई मतलब नहीं है, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके जो आयन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। और अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, अब ध्यान से समझना, अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, NaCl की, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द आयन, इन दोनों आयन का मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ले लूंगा, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। इसी चीज को हम इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, पहले तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन जब मैं डाइल्यूशन करता जा रहा हूं तो डाइल्यूशन करने से इनके बीच की स्पेसिंग इतनी ज्यादा हो गई कि इन्हें कोई मतलब नहीं है साइड में कोई आयन है भी या नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है इन आयंस के बीच में, ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। तो अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl की, तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों आयंस के कंट्रीब्यूशन का सम कर दूंगा। किस चीज के कंट्रीब्यूशन का, मोलर कंडक्टिविटी के सम का। देखिए तो यहाँ पे एक मेरा आयन क्या है, Na पॉजिटिव है, तो इस Na पॉजिटिव आयन की मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी ले लूंगा, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे ये लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लूंगा किसकी, Cl नेगेटिव की। इसका मतलब अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaCl की, तो यहाँ पे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लोगे किसकी, Na प्लस आयन की और Cl आयन की इंडिविजुअली।
तो ये आपका हो गया लैम्डा नॉट Na प्लस, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन, और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो इनकी इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी का आप सम ले लोगे, मतलब ये जो आयंस है अब ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। देखिए अब इसका एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ, इसको समझना। आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई तभी आपके न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। तो किसी भी मैं इलेक्ट्रोलाइट को या किसी भी आयनिक कंपाउंड को देखो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स से और बी वाई से। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड मेरा ए एक्स बी वाई होता है, और जब ये डिसोशिएट होगा तो देखिए ये कैसे डिसोशिएट होगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स ए वाई प्लस, ध्यान से समझना, और प्लस वाई बी एक्स माइनस। तो देखिए इस तरीके से आयंस में डिसोशिएट होगा। अब समझना, जैसे मान के चलिए मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूं, मैंने किसका एग्जांपल लिया, Na का और Cl का। अब Na के यहाँ पे x कितना है, 1 है, Cl के यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, y 1 है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x कितना है यहाँ पे 1 है, तो आगे 1 आ जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं है। फिर आपका A आ गया, A आपका कौन है यहाँ पे, सोडियम है, तो A आपका हो गया Na। अब y कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस आ जाएगा, ठीक है। और प्लस y कितना है आपका यहाँ पे, y भी आपका 1 है, तो आगे 1 आ जाएगा, लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपका क्या है पे B है, B हमारा क्या है, क्लोरीन है, चार्ज कितना आएगा, x नेगेटिव, x किसके साथ होता है, जो Na के साथ होता है, तो इसमें टूट जाएगा ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। समझ आया। तो जनरली अगर मेरा कोई भी आयनिक कंपाउंड है AXBY, तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, CaCl2। अगर मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है तो आप देख सकते हो यहाँ पे Ca के साथ कितना है, 1 है, तो यहाँ पे x कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 को मत लगाओ। देन A आपका कौन है, A आपका यहाँ पे कैल्शियम है, तो Ca लिख लो। Ca के साथ क्या जाएगा, Y पॉजिटिव, Y कितना है यहाँ पे 2 है, तो कैल्शियम के साथ कितना चला गया, 2 प्लस चला गया, ठीक है। कैल्शियम के साथ आपका यहाँ पे कितना चला गया, 2 प्लस चला गया। देन आपका बीच में प्लस है, फिर आपका Y आता है, Y आपका कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 लगा दो। B आपका कौन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, x माइनस, x कितना यहाँ पे 1 है, तो -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो आयंस होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको लेके इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं ताकि आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए टॉपिक। सो एग्जांपल लेता हूं मैं आपका एल्युमिनियम क्लोराइड विच इज AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो ये जब डिसोशिएट होगा तो आगे आप क्या लिखते हो, x लिखते हो। x कौन है, जो एल्युमिनियम के साथ आपका यहाँ सबस्क्रिप्ट में 1 है, क्लोरीन के साथ कितना है, 3 नंबर है यहाँ पे, तो एल्युमिनियम के साथ 1 है, तो आगे आपका x आता है, तो x तो 1 हो गया। x के बाद क्या आता है आपका, आप देख सकते हो ये रहा मेरा फॉर्मूला XAY प्लस, तो x 1 हो गया, A हमारा कौन है, जो भी एटम है, एल्युमिनियम हो गया, और इसके साथ चार्ज क्या जाएगा, जो दूसरे का है कितना 3 है, तो y प्लस मतलब 3 प्लस आ जाएगा, और प्लस उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा सेकंड वाले के साथ क्या चला जाता है, y चला जाता है। यहाँ पे y कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फिर एटम का नाम आ जाएगा विच इज मतलब आयन जो भी हमारा है क्लोरीन, और इस पे कितना चार्ज होगा, जो पहले पे होगा, सो पहले जो पहले के नीचे नंबर होगा 1, तो -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट करके दिखाना पड़ेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप HCl लेते हो तो HCl तो सिंपल किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। इस टाइप से आपको आयंस को शो करना है यहाँ पे जब ये डिसोशिएट होंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो, जैसे अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मान के चलिए किसकी, CaCl2 की, अब ध्यान से समझना। तो अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CaCl2 की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपका x था वो x ले लोगे, और फिर आप यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लोगे किसकी, जो भी आपका कैल्शियम है, तो कैल्शियम और चार्ज कितना उस पर Ca2 प्लस, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लोगे, प्लस फिर आप y ले लोगे, यहाँ पे y कितना, फिर आप y ले लोगे, और फिर यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, क्लोरीन की Cl, और चार्ज कितना आ जाएगा, -1। अब मैंने आपको यहाँ पे x और y निकाल के दिखाया था अभी एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे जो x होगा बेसिकली आपका 1 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, Ca2 प्लस हो जाएगी यहाँ पे आपकी। और इसी तरीके से प्लस y कितना, यहाँ पे y इज बेसिकली 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी लैम्डा नॉट आ जाएगी। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, Cl नेगेटिव, ये 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ कोलरेश लॉ, तो कोलरेश लॉ की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है
जब वो डिसोशिएट होगा तो उसके जो आयंस होंगे वो बेसिकली इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, उसके जो आयंस हैं उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके सम के इक्वल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में तोड़ दो, उनके आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उनका सम ले लो आप डायरेक्टली, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता है, हमें एक्सपेरिमेंटली पता है कि जो Ca2+ है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, Cl नेगेटिव है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। इन सब की, ये जितने भी हमारे आयंस होते हैं इन आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें पता होती है। तो यहाँ पे बस हमें न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन होंगे, हमें वो डालनी है और सीधा यहाँ पे सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मान के चलिए आई हैव टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी, AlCl3 की, एल्युमिनियम क्लोराइड की। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, मैंने आपको बताया था आगे हमारा x आता है, तो यहाँ पे मेरा x कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, जो भी आपका आयन है Al3+, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Y+ आ जाता है जो चार्ज है, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाता है आपका नंबर जो Y है, Y यहाँ पे 3, अब देख सकते हो ना क्लोरीन के साथ 3 है तो यहाँ पे Y आ जाता है विच इज 3, तो प्लस में 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आपका Cl होता है, और Cl के साथ कौन सा नंबर आता है, जो एल्युमिनियम के साथ आता है, तो यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की, और ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है आपकी Cl नेगेटिव की, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता होती है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको दोनों का सम कर देना है और आपको यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता लग जाएगी किसकी, एल्युमिनियम क्लोराइड की। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, ताकि ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए यहाँ पे। हाँ ये देखिए, कैलकुलेट, ये देखिए बुक में यहाँ पे इन्होंने ई के ऊपर 2 डॉट लगा के नॉट एम लिख रखा है, ये सेम चीज है, ये आपका जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ ना लैम्डा नॉट एम, ये वही चीज है। बुक वालों ने इसको ई के ऊपर 2 डॉट लगा के इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो बोथ है द सेम मीनिंग, ये आपका इजी होता है, तो आप यहाँ पे लैम्डा नॉट एम लिख सकते हो। तो हमें लैम्डा नॉट एम निकालना है किसके लिए, फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 3.4। तो एनसीईआरटी की बुक में आपको टेबल दी होगी 3.4, उस 3.4 टेबल में आपको सभी आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी। तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हो टेबल 3.4 आपको गिवन होगी, उस टेबल 3.4 में आपको बहुत सारे आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी। अब वो कह रहा है तो यहाँ पे हमें CaCl2 और MgSO4 इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, CaCl2 की, तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ कैल्शियम 2+ आयन, और प्लस यहाँ पे 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। अब ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है Ca2+ आयन, ये हमें गिवन होती है बुक में, देखो दे रखे हैं यहाँ पे, और ये जो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है Cl नेगेटिव आयन की, ये मुझे पता होती है 76.3, आप बुक में टेबल देख सकते हो, Cl नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 76.3 आपको बुक में गिवन होगी, और कैल्शियम 2+ Ca2+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको 119 गिवन होगी। तो यहां से आप डायरेक्टली वैल्यू डालोगे और सम कर दोगे और आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में क्या बोला है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो अगर आपको यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है किसकी, MgSO4 की, तो देखो ये भी बहुत इजी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे तो दोनों का जो नंबर है सबस्क्रिप्ट में वो 1 1 है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+, तो Mg2+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ यहाँ पे SO4 जो हमारा सल्फेट है जिसपे 2- चार्ज होता है, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के, ठीक है ना। इन दोनों का जो चार्ज होता है वो 2 होता है, सल्फेट पे -2 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, तो ये कट के 1 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ 1 1 यूज करते हैं, लेकिन रियल में आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, तो इसीलिए आप यहाँ पे Mg2+ लोगे ना कि 1 1 लोगे, और सल्फेट पे भी जो चार्ज होता है वो 2- होता है। बेसिकली हम यहाँ जो आयंस लेते हैं ना उसके ऊपर चार्ज लिखते हैं, आपने देखा होगा जब मैंने कैल्शियम का लिखा था तो 2+ लिखा था, क्लोरीन का लिखा था तो -1 लिखा था, तो आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -2 होती है। जब आप HCl का लिखोगे तो H+ लिखोगे, Cl नेगेटिव लिखोगे, तो ये जो आप ऊपर लिखते हो +- ये बेसिकली वैलेंसीज होती हैं +-, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आपको पता है सबकी, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, नाइट्रेट NO3 -1 होता है, तो आप सब लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है यहाँ पे
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी डालनी है? मैग्नीशियम की। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डालनी है सल्फेट की। फ्रॉम द टेबल 3.4 यू कैन इजिली सी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू एंड डायरेक्टली पुट इट इनटू द फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की टेबल में आप देखोगे 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, और अगर आप सल्फेट की देखोगे तो बुक में गिवन है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो 160 प्लस 106 आप ऐड कर दोगे तो 266 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अभी तक हमने समझा नहीं है। चलिए अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ भी देख लेते हैं। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो उससे क्या होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होता है, डाइल्यूशन से आयंस के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाती है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन से। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का रीजन मैंने बता दिया, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का रीजन होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया, एक मिनट में आपको एग्जांपल देता हूँ, एसिटिक एसिड ले लिया मैंने। आपको पता है एसिटिक एसिड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। सो एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, CH3, ये टूटता है COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। अब आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, ये जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा कंप्लीटली डिसोशिएट होना शुरू हो जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन क्या होता है, क्योंकि ऑन डाइल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हमारा इंक्रीज होने लगता है, ज्यादा हमारे इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, उसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होना शुरू हो जाते हैं जब हम डाइल्यूशन करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो वो पहले से ही सारे डिसोशिएट होते हैं, बस उनके बीच में जो आयनिक इंटरेक्शन होती है हम उसको कम कर देते हैं स्पेसिंग को बढ़ा के। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से क्या होता है, ये हमारे ज्यादा डिसोशिएट होते हैं। और अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता जा रहा हूं बढ़ाता जा रहा हूं बढ़ाता जा रहा हूं, कहने की बात क्या है, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में करता हूं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ये 100% डिसोशिएट हो जाएंगे, ये टोटली डिसोशिएट हो जाएंगे, जिससे हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, तो उस टाइम इनकी कंडक्टिविटी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एट लोअर कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन कम होती है तो उस टाइम इनकी कंडक्टिविटी ना एकदम स्टीपली बढ़ जाती है। आप देख सकते हो ग्राफ, पहले तो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, फिर अचानक से एकदम बढ़ गई। ठीक है ना, ये ग्राफ तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखा था, ये आप देख सकते हो CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। तो स्टार्टिंग में तो कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन देखो कम हुई, यहां से यहां हुई, तो इस पॉइंट पे कंडक्टिविटी अचानक से इंक्रीज हो गई। और ये ग्राफ देखो कभी भी वाई एक्सिस पे मिलेगा नहीं, है ना। अगर आप इस ग्राफ को देखते हो तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे ही जाता रहेगा ऊपर की तरफ, ये कभी भी वाई एक्सिस को मीट नहीं करेगा। और अगर ये वाई एक्सिस को मीट नहीं करेगा तो एक्स्ट्रा प्लॉट करके, एक्स्ट्रापोलेट करके, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ बढ़ा के, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट करके, मतलब पीछे की तरफ बढ़ा के, कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होता था, ये आपका ग्राफ होता था, इसको पीछे बढ़ा दिया, पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर दिया तो मिल गया। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो ग्राफ होता है वो हमारा एक्स्ट्रापोलेट नहीं हो सकता, पीछे की तरफ हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो यहां से हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो कभी भी हमारा मीट नहीं करेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी। और अगर ग्राफ पे मीट नहीं करेगा तो हमें पॉइंट मिलेगा नहीं, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे कैलकुलेट करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारी इसकी एसिटिक एसिड की। तो देखिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है हम कोलरैश लॉ से कैलकुलेट करते हैं। किसके हेल्प लेके, कोलरैश लॉ की हेल्प लेके। देखिए कैसे लेते हैं, तो अभी आपने देखा है कि जो हमारा कोलरैश लॉ है, कोलरैश लॉ से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमारा जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान के चलिए मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे मेरा एसिटिक एसिड हो गया, तो अगर मुझे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसकी, एसिटिक एसिड की, CH3COOH की,
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प किसकी लेते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है और उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें पता होती है। ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें पता होती है, तो उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली तो हम मेजर कर नहीं सकते हैं, तो अब हम कोलरैश लॉ का यूज करके अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? हम ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो जब डिसोशिएट होते हैं तो उनके जो आयंस होंगे वो हमारे यहाँ पे ये वाले आयंस हमें देंगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप देख सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा क्या क्या है? CH3COOH है। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो किस में होगा? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोशिएट होगा। तो हम ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तलाश करेंगे जो डिसोशिएट होने के बाद हमें ये वाले आयंस देंगे, और फिर हम कोलरॉश लॉ का जो होता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मान के चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा, CH3COONA। तो मैं यहाँ पे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले लेता हूँ, प्लस यहाँ पे मैं एक और इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ आपका HCl ले लेता हूँ एक, ठीक है, और प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस यहाँ मैं एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ विच इज माई NaCl। तो देखिए इन तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन से मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ CH3COOH की। कैसे निकाल सकता हूँ? ये देखिए, अब इसको आप तोड़ के देखिए, इसको अब आप तोड़िए मतलब आयंस में डिसोसिएट करिए। देखिए CH3COH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल हो जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? CH3COONA। तो देखिए ये जो आपका CH3COONA है ये किस में डिसोशिएट होगा? तो ये आपका डिसोशिएट होगा दो आयंस में, एक तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव, ठीक है, और एक प्लस लैम्डा नॉट किसका? Na पॉजिटिव। ये दो आयंस में टूट जाएगा, कोलरॉश लॉ यूज कर रहे हैं। प्लस अगला इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका? देख सकते हो HCl। तो HCl किस में टूटेगा? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव माइनस आपका नेक्स्ट क्या लिया था मैंने? NaCl लिया था। क्यों लिया था? देखना अब, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। अब ये मेरा तीन कॉम्बिनेशन से क्या फायदा हुआ? पहली बात तो ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। अगर मैं और इन तीनों की मुझे मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहले से पता है, तो अगर मुझे इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहले से पता है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके मैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस है और ये माइनस है Na प्लस का, ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये Cl वाले ने Cl को कैंसिल कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए आपके पास क्या बचा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। तो अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, तो CH3COOH डिसोशिएट होके क्या देगा? CH3COO नेगेटिव देगा और H पॉजिटिव देगा, और इन दोनों की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? इनकी वैल्यू हमें पहले से पता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होते हैं जब वो डिसोशिएट होते हैं तो उनकी वैल्यू तो हमें पता होती है टेबल से। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है और उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे? ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन लोगे जिनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको पता हो और जिनको ऐड करने से आपको वही आयंस मिले जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन प्रेजेंट है? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या लिया था? CH3COO नेगेटिव और Na। तो एक तो मैंने ये लिया था और एक मैंने लिया था HCl। तो HCl में तो मुझे H मिल गया, CH3COO से मुझे CH3CO मिल गया। अब ये Na और Cl ये तो मुझे चाहिए नहीं है, तो NaCl को अगर मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ पे एक NaCl और लेना पड़ेगा जो इनको कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली मुझे दो मिल जाएंगे हमारे आयंस
जिनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे पता है और जिन्हें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि कोलरिज लॉ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो पहले कैलकुलेट कर चुके हो ना। तो ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है CH3CO नेगेटिव, ये आपको पहले से पता है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H+ ये आपको पहले से पता है। तो इस तरीके से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। देखिए यहाँ पे, सो लैम्डा नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड NaAcR। तो NaCl की, HCl की और NaAc की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC। तो हमें यहाँ पे HAC की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अब ये जो HAC होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखिए, अब वो यूज करेंगे अब हम। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी कैलकुलेट करनी है, HAC की, ठीक है। और अब इस HAC की कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था हमें कॉम्बिनेशंस लेने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, और क्वेश्चन में गिवन है, देखो NaCl गिवन है, HCl गिवन है और NaAc गिवन है। तो आपको क्या चाहिए, एक तो H चाहिए और एक AC चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे HCl लेते हो, ध्यान से समझना, अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी ले लेते हो, HCl की ले लेते हो, तो HCl में H आपको मिल जाएगा जो यहाँ पे चाहिए। फिर आप किसकी ले लेते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, अगर आप यहाँ पे ले लेते हो आपका NaAc, तो अगर आप यहाँ पे NaAc लेते हो तो NaAc से आपको AC मिल गया, ये रहा आपको जो AC वाला पार्ट है। और माइनस कर दोगे आप किसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी माइनस कर दोगे आप, NaCl की माइनस कर दोगे। क्यों माइनस कर दोगे, क्योंकि जब आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की लोगे तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, तो देखिए ये आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, सो बेसिकली इट इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, और फिर आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, इसी तरीके से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आपका जो एक्टेनॉइड है AC नेगेटिव, इसी तरीके से माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na और माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। सबका मैंने अलग अलग कर दिया। अब देखिए Na से ये Na कैंसिल हो गया, Cl से ये Cl कैंसिल हो गया, क्या बच गया बस अब आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC- जो आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये मिक्स हो गया, आई थिंक आपको ये लिखने में समझ नहीं आएगा, लेकिन आप समझ सकते हो, बहुत ईजी है। कैसे ईजी है मैं आपको चलिए बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे कैलकुलेट किसका करना है, HCA का करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कैलकुलेट करनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो मुझे यहाँ पे HCA की करनी है, सॉरी HAC की करनी है। और मुझे गिवन किस किस की है, एक तो मुझे गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl की गिवन है, मुझे गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये लैम्डा नॉट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मुझे NaCl गिवन है, और यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे किसकी गिवन है, यहाँ पे एक हमारा देखो हमें HCA की निकालनी है, तो हमें एक तो HCl की गिवन है और दूसरा हमें किसकी गिवन थी, आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे दूसरी हमें गिवन थी NaAc की गिवन थी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली मुझे एक गिवन थी NaAc की और एक मुझे गिवन है NaCl की। अब ये माइनस में क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। तो इसका आप कैसे निकालोगे, तो ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा, Na+ का हो जाएगा, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपका किसका हो जाएगा, Cl नेगेटिव का हो जाएगा यहाँ पे, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा, Na, यहाँ पे सॉरी H था, यहाँ पे मैंने Na लिख दिया, ये H आएगा, स्टार्टिंग में आपका H है ना ये H, तो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी H+ की आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी Cl नेगेटिव की आ जाएगी यहाँ पे, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी यहाँ पे Na+ की आ जाएगी, और यहाँ पे प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी यहाँ पे AC- की आ जाएगी, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी Na+ की आ जाएगी, माइनस क्योंकि माइनस साइन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी Cl- की आ जाएगी। अब ये माइनस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये जो Na+ है और Cl नेगेटिव है, ये इस Na+ और Cl नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे, और हमारा जो HAC है इसमें हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H+ की चाहिए और AC- की चाहिए। ओनली ये दो हमें यहाँ पे आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो कहने की बात क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल में जब भी आपको कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा
तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन लेना है, जिनके कॉम्बिनेशन से आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए कई ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जहां पे हमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी होती है अल्फा, ठीक है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दी होती है, और इस अल्फा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फा इज डिफाइंड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जो अल्फा होता है किसी भी कंसंट्रेशन पे, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी कंसंट्रेशन पे जो मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालता हूं, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे निकाल सकते हैं? ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आ जाए कि हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें कंसंट्रेशन गिवन है और उस कंसंट्रेशन पे मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या क्या निकालेंगे वहां से? हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे, वहां से अल्फा आ जाएगा। और अगर मुझे वहां पे क्वेश्चन में एक चीज और निकालनी है, मान के चलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? अगर मुझे क्वेश्चन में वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम के अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है या फिर मुझे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो वो ये जो फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, तो अगर आपको यहाँ पे अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकालोगे आप? अल्फा इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है तो आप मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से, यहां से आपका अल्फा आ जाएगा। और फिर अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका होता है के अल्फा। तो के अल्फा को आप कैसे निकालोगे? जो भी आपका सी है, सी मतलब कंसंट्रेशन, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन दी होगी न्यूमेरिकल में, उसको अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा कर दोगे, तो यहां से आपका के अल्फा निकल जाएगा। के अल्फा समझ आ गया आपको? के अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ये के अल्फा क्या होता है? आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो सबसे पहले आपको अल्फा कैलकुलेट करना होगा। अल्फा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अल्फा जो होता है हमारा, मैंने अभी आपको बताया भी था। तो सबसे पहले अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है तो अल्फा इज बेसिकली जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी है उसको डिवाइड कर दोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। और ये मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम आप कैसे कैलकुलेट करते हो? लैम्डा एम आपका क्या होता है? कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से लैम्डा एम आ जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कोलरेश लॉ को यूज करके निकाल सकते हो। जब आप ये दोनों कैलकुलेट कर लोगे तो अल्फा आ जाएगा, और अल्फा को आप यहाँ डाल दोगे तो आपका के अल्फा आ जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ आ गया। एक प्रॉब्लम इसके बेस में एनसीईआरटी में दे रखी है, ये रहा क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोल पर लीटर। तो कंडक्टिविटी दे रखी है मुझे इतने कंसंट्रेशन की, ये कंडक्टिविटी है। कैलकुलेट से डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमें के अल्फा निकालना है। अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 390.5, तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? लैम्डा नॉट एम गिवन है, और मुझे क्या निकालना है? के अल्फा निकालना है। तो के अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है मेरा? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम होता है। लैम्डा नॉट एम तो मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, लेकिन लैम्डा एम मुझे निकालना है। लैम्डा एम में कैसे निकालूंगा? लैम्डा एम आपको पता ही है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी सवाल में दे रखी है 0.001028, सॉरी कंडक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे 4.95 इंटू 10⁻⁵। तो अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी आपकी दे रखी है यहाँ पे 4.95, ठीक है, 4.95 है जो भी आपकी, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, ये आपकी कंडक्टिविटी दे रखी है। डिवाइड कर दोगे कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन कितनी है? 0.00128 जो भी है, कंसंट्रेशन है 0.001028, ये आपकी कंसंट्रेशन है। इससे आप डिवाइड कर दोगे तो लैम्डा एम आ जाएगा। लैम्डा एम मिल गया तो लैम्डा नॉट एम क्वेश्चन में गिवन है, तो लैम्डा एम और लैम्डा नॉट एम का रेशियो लोगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आप कहाँ डाल दोगे? यहाँ इस इक्वेशन में, जहाँ पे आपको के अल्फा निकालते हैं हम, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया था ना कि सबसे पहले आपको अल्फा निकालना है, और एक बार अगर आपका अल्फा आ गया तो आप के निकाल सकते हो। के अल्फा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपकी के अल्फा की वैल्यू होगी बेसिकली
ठीक है, तो के अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो एक बार आपका अल्फा निकल गया तो वहां से आप के अल्फा निकाल सकते हो। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।